आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आप ये देख रहे हैं कि सरकार चौतरफा घिरी हुई है, चाहे पेपर लीक की बात हो, राम मंदिर का मामला हो। अब चंपत राय ये कह रहे हैं कि इस पूरी चंदा चोरी से उनका कोई लेना देना नहीं है। टिन्नू यादव को लेकर भी उनका बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। कल वकीलों ने मोर्चा खोल दिया था और लगातार इस पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोगों को अनलीश कर दिया है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए, हिंदुओं ने चंदा दिया था, अगर हिंदुओं ने चोरी कर भी ली तो इसमें क्या बड़ी बात है, इस पर इतना हो हंगामा क्यों किया जा रहा है। तो देखिए किस तरह का नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि विदेश नीति को लेकर सरकार किस तरह से घिरी हुई है। एक तरफ हम देखें तो हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, यानी कि हमें जो ब्रिक्स है जिसकी हम अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें हमें किस तरह से मजबूती के साथ हमें वहां खड़ा होना चाहिए। ईरान और तमाम जो ग्लोबल साउथ के जो देश है उनके साथ हमें नजर आना चाहिए, लेकिन हम नजर आ रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ। और साफ तौर पर आप देख रहे हैं इजराइल और अमेरिका हमें डिक्टेट करता हुआ नजर आ रहा है। तेल किससे ले, चाहे आप देख रहे होंगे लगातार टैरिफ की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप बात करते हुए नजर आए, और उसके अलावा भी लगातार हम देखते हैं कि ट्रंप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अब आप ये देखिए कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उससे एक अहम खबर आई है। बांग्लादेश का है मांगला पोर्ट। मैं आपको पूरी खबर बता दूं कि बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ने मांगला पोर्ट के 100 के पास जो 110 एकड़ जमीन पर जो इकोनॉमिक जोन बनने के लिए बनने जा रहा था, जो पहले भारत को मिला था, उसे अब चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। ये जमीन 2015 में समझौते के तहत पहले भारत को मिली थी। अक्टूबर 2025 में जब अंतरिम सरकार ने भारत समर्थित इस प्रोजेक्ट को इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि जो डेवलपर थे जिन्हें इस पर काम करना था उन्होंने एक फावड़ा तक नहीं चलाया, और उसके बाद ये डिले हुआ पूरे प्रोजेक्ट में। और इसके बाद अब आप ये देखिए कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था भारत के लिहाज से भी, वो पूरा का पूरा चला गया है अब चाइना को। तारिक रहमान जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, वो चाइना के दौरे पर थे और चाइना के दौरे पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर चाइना के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। मोंगला पोर्ट जो है वो रणनीतिक रूप से भारत की सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये विकास भारत के लिए एक तरह से देखिए हम सुरक्षा जोखिम पैदा करता है और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को मजबूत करता है, जो श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और इस तमाम जगहों पर वो जिस तरह से अपने पैर फंसा रहा है, और जिससे चीन जो है वो हिंद महासागर में अपनी जो सैन्य उपस्थिति है उसको लगातार बढ़ा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से चीन अपने पैर पसार रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर हम इसे इस तरह से भी देखें कि पाकिस्तान के साथ चाइना के किस तरह के मजबूत रिलेशन है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने कैसे मदद की थी चाइना की, ये हमें सबको पता है। और अब बांग्लादेश से उसके मजबूत होते रिश्ते भारत के लिए कितना खतरनाक होने जा रहा है, और ये सरकार, मौजूदा सरकार आखिर इस पर क्या कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, फिर मैं अपने मेहमान के पास जाऊंगी, कि खबर है जिसको लेकर लगातार हंगामा है। खबर ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय पक्ष से पूर्व बीजेपी महासचिव राम माधव, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और पूर्व राजनयिक रुचि घनश्याम जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में शामिल हुए हैं। इसको कुछ मीडिया हाउसेस जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह रहे हैं। हालांकि इसको पूरी तरीके से भारत सरकार की तरफ से डिनाई किया गया है और ये कहा गया है कि अगर कुछ लोग इस तरह से पाकिस्तान में कुछ लोगों से अगर मिल रहे हैं तो इसको किसी भी तरीके से ना तो भारत सरकार इसको अप्रूव करती है और ना ही हमारा इससे कोई लेना देना है। पाकिस्तानी पक्ष से मैं आपको ये बता दूं कि सज्जाद हैदर खान, इसके अलावा शेरी रहमान और रिटायर्ड मेजर जनरल अली खान जो है पटौती, वो इसमें शामिल हुए हैं। और ये पूरी जो समिट है वो कोलंबो में IISC साउथ एशिया डायलॉग के दौरान ये पूरी बातचीत हुई है और ये दोनों तरफ से लोग जो है वो शामिल हुए हैं। राम माधव ने इसका खंडन किया है। राम माधव ने कहा कि ये कोई ट्रैक टू डायलॉग नहीं था, ये सिर्फ एक IISC का वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए हैं, जिसमें श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विद्वान जो है वो शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे 2 दिवसीय डायलॉग में वो मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक सेशन में वो बोलने के लिए चले गए थे। सवाल ये उठ रहा है
अगर आपको याद होगा कि आरएसएस की तरफ से ये कहा गया था कि डायलॉग जो है वो होते रहना चाहिए, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अगर हम देश में बात करें तो किस तरह से दूसरे लोगों के ऊपर पाकिस्तानी होने का तमगा से लेकर क्या क्या कहा जाता है, लाल आंख दिखाने की चीन की बात की जाती है, सबक सिखा देंगे, बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देंगे पाकिस्तान को, और ये तमाम बातें जो है वो आरएसएस और बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं। आखिर ये सब जो हो रहा है इसको किस तरह से देखा जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, लेफ्ट पार्टी के लीडर हैं लेकिन वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार के तौर पर भी मैं उनको एक तरह से देखती हूँ। और एक और खबर मैं इसमें शामिल कर दूं कि जो ईरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो है उनकी आखिरी रसूमात होनी है और उसमें भारत को भी न्योता दिया गया था। उम्मीद ही की जा रही थी कि शायद प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, लेकिन अब आप ये देखें कि बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर और विदेश राज्य मंत्री को इसमें भेजा जा रहा है। तो साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि हम किधर दरअसल खड़े हैं। और ये इसको कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि ये सदी का सबसे बड़ा मौका जो है वो भारत ने अपने पास से गवा दिया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ईरान किस तरह से अभी फिलहाल मजबूत हो रहा है। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इनको आप किस तरह से देख रहे हैं जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो? थैंक यू सो मच बुशरा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन स्टीम शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत करने का मौका दिया और हम जरूर बात को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बड़ा फेलियर रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। आई थिंक दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड दिस पर्टिकुलर कैबिनेट ये ट्रेंड नहीं है उस चीज के लिए। और कहीं ना कहीं जब मैं कांग्रेस से कंपेयर करता हूं तो कांग्रेस का एक लेगेसी था जो कि आजादी के पहले से चला आ रहा था। एक ब्रिटिश के साथ रिलेशनशिप थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट आया, रशियंस के साथ और हमारे समझौते हुए, डिफेंस डील्स हुए। सो देयर वाज एक ऑर्गेनिक ग्रो ऑफ रिलेशन विद नेशंस चल रहा था। वो इस सरकार में मिसिंग है, क्योंकि अचानक 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया वी नीड अ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी जो कि संघ की नीतियों को रेजोनेट करे। तो इन्होंने उसके हिसाब से जैसे इजराइल और पैलेस्टीन पे अपने रुख को इन्होंने बदला, रशियंस के साथ थोड़ा कोल्ड हुए, अमेरिकन के साथ ज्यादा आगे बढ़े। सो ही ट्राइड एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर वाज नथिंग ऑर्गेनिक अबाउट इट। और एज अ रिजल्ट आज भारत आइसोलेटेड खड़ा है। ये कहने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है। आई एज अ लेफ्टिस्ट, एज अ कम्युनिस्ट एंड एज अ सेक्युलर इंडियन मैं स्टैंड करता हूं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए, स्पोर्ट्स खेला जाना चाहिए। ये सब बातें जब मैं बोलता हूं और खुल के बोलता हूं नेशनल मीडिया पे तो मुझको साहब एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी एजेंट है, ये तो चाइनीज एजेंट है, ये ब्रांड भी आउट। लेकिन सच्चाई ये है दोनों मुल्कों के लिए गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ है। वहां भी बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं भारत के साथ शांति रहे, वॉर ना हो, प्रोग्रेसिव एक्सचेंजेस हो, बट देन देयर इज अ हार्ड लाइन एलिमेंट देयर आल्सो, देयर इज अ हार्ड लाइन एलिमेंट हियर आल्सो। और इसकी वजह से ही ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इसकी वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हमले होते हैं, वॉर्स होते हैं। वो हमारे यहाँ पे आते हैं, उनके आतंकवादी हमारे इनोसेंट सिटीजन्स को मारते हैं, रिटेलिएशन में हम भी मारते हैं, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एक आर्म्स रेस शुरू होती है। वो कहते हैं साहब हम भी न्यूक्लियर बनेंगे, हम कहते हैं हम आपसे बड़े न्यूक्लियर पावर हैं। और दोनों मुल्क एक दूसरे के डर के कारण हैवी इन्वेस्टमेंट डिफेंस में करते हैं, जिसको डाइवर्ट करके शायद आप नेशनल डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते थे। ये सरकार अब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात अगर करते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी कोई बुरी चीज नहीं है, आप करिए। पहले भी सरकारें करती आई हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जिनके दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशंस होते थे, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या यूक्रेन हो या पाकिस्तान हो, आपके आर्टिस्ट हो गए। सो ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज नॉट अ बैड थिंग। लेकिन क्या राम माधव जैसे लोग वो सही लोग हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए? आरएसएस की जिस तरीके से नीतियों की मुखालिफत पूरे मुस्लिम साम्राज्य में, सारी गल्फ कंट्रीज में चल रही है और पाकिस्तान में तो खासकर चल रही है, जो ओपनली मीडिया में आकर के इनके लोग बोलते हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, होली प्रॉफिट के खिलाफ, जिस तरीके के वक्तव्य चलते हैं, जो मे बी दे आर नॉट ऑफिशियली आरएसएस और वीएचपी, वो फ्रिंज एलिमेंट्स हो जो ये सब बोल रहे हो, लेकिन जिस तरीके की हेट्रेड स्प्यू हो रही है कंट्री में, क्या आज के इंटरनेट की दुनिया में वो अनदेखा है? इस तरह की सिचुएशंस में जा करके यू नीड ऑफिशियल एक्सपर्ट्स। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ट्रेन सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, यू नीड अ होल ट्रेन्ड स्टाफ, you need a consistency in the foreign policy. Ram Madhav is not trained for it, neither are the other people.
ये लोग जाकर के क्या बात करेंगे? इनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ज्ञान क्या है? आप करिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी, आई विल सपोर्ट इट, लेकिन आर यू क्वालिफाइड टू डू इट? आप क्या बात करेंगे वहां पे? आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात करेंगे? आप बोलेंगे साहब हमारे एक ही कल्चर है और आप पहले हिंदू थे? व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक ऑफ? कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और मैं बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान का एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, शायद मलेशिया में या इंडिया में, मुझे ध्यान नहीं, और मैं उसको सुन रहा था बहुत पहले। तो उन्होंने कहा था कश्मीर एक ऐसा इमोशनल इशू है जिसके बगैर पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन और इंडिया का भी कोई पॉलिटिशियन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसमें सेंस और लॉजिकल बातें करने में डर लगता है पॉलिटिशियंस को, कि वो हमारी तरफ भी यही हाल है। अगर हम पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करेंगे, बात करेंगे, उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। आपने बांग्लादेश का एक आपने एग्जांपल दिया, अभी बांग्लादेश का आपने एग्जांपल दिया, तो बांग्लादेश में इट इज नॉट ओनली बिकॉज द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फेल। आप शेख हसीना को यहाँ पे रख करके कर क्या रहे थे? उनके देश का एक इंटरनल मैटर हुआ, उस देश के अंदर शेख हसीना ने 10 साल तक जो चुनाव था उसमें अपोजिशन ने बाइकआउट किया, पार्टिसिपेट भी नहीं किया। अपोजिशन के वहां के लगभग सभी बड़े नेता जेल के अंदर, ये उनका इंटरनल मैटर है। आपने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पूरे टेन्योर में शेख हसीना का साथ दिया आपने। उसके बाद अगर वहां पे गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप शेख हसीना के प्रति कोई संवेदना का भाव मत रखिए। ऑल वी आर सेइंग इज व्हाई आर यू जंपिंग द गन एंड टेकिंग एन ओवर एंथुसियास्टिक स्टेप? उनको अजाइल यूके नहीं दे रहा है, यूरोप के बाकी देश जो है वो मना कर रहे हैं या बातचीत करने की सोच रहे हैं। भारत सबसे पहले कूद पड़ा। तो वहां का जो उस वक्त का पॉपुलर सेंटिमेंट था, जो उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट थी, आप देखिए कितना खराब रिलेशन भारत और बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया में हो गया था। अभी भी कोई खास अच्छा नहीं है। उनके मन में आपके प्रति एक ट्रस्ट की भावना समाप्त हो गई। उनके मन में एक ये फीलिंग आ गई है कि दिस पर्टिकुलर कंट्री ये बिग ब्रदर की एक भूमिका निभाना चाहता है इंडिया, और ये सप्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उन्होंने काम ही नहीं शुरू किया। दे वर बैडली डिलेड एंड इट गेव देम एन एक्सक्यूज। कि भाई हम पार्टनरशिप अगर करेंगे तो अमेरिकन या चाइनीज के साथ करेंगे। दे आर स्ट्रॉन्गर पावर, दे आर टेक्निकली मोर साउंड, व्हाई गो फॉर इंडिया? तो आपका हर फ्रंट के ऊपर कहीं ना कहीं एक फेलियर हो रहा है। चाइना आपको सराउंड कर रहा है, उनकी एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है। दे मे नॉट गो फॉर अ वॉर, आई हैव नॉट सीन चाइना गो फॉर अ वॉर विद एनीवन। आई सी अमेरिका गोइंग फॉर अ वॉर विद एवरी कंट्री। लेकिन मैं जब चाइना को अगर आप ऑब्जर्व करेंगी, क्या चाइना ने अभी तक किसी भी देश से कोई युद्ध किया, किसी कंट्री पे कब्जा किया, किसी के डिक्टेटर को उठा के फेंका? इट इज अ कंट्री विच इज ऑन द डिफेंसिव इन अ वे। वो अपने को सिक्योर करता है, वो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए या आपका सारा जो है लेकिन विवेक जी, अभी आपने देख रहे हैं कि पाकिस्तान से भी चाइना के रिश्ते किस तरह से मजबूत हो रहे हैं। बांग्लादेश में भी वो पैर जो है वो पसार है, बांग्लादेश से भी मजबूत हो रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश के एक ऐसा देश जो पाकिस्तान से अलग होकर बना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो जहां अपने पड़ोसियों के साथ जिस तरह से एक रिश्ते भारत के मजबूत होने चाहिए, आप अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका से। आप वहां उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपका पड़ोसी एक तरह से ईरान भी है। आपको एक पहले तो आपने श्रद्धांजलि नहीं दी, आपने कितना डिले किया। आप तमाम जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनको लगातार फोन पे बात से लेकर सब कुछ आप कर रहे थे, नरेंद्र मोदी। लेकिन अब आप ये देखिए, आपके पास एक सुनहरा मौका था ताल्लुकात को ठीक करने का, लेकिन अब आप ईरान भी नहीं जा रहे हैं। मंगलापुर जो है वो आपके इससे चला गया। इधर ये बात आ रही है सामने की एक तरह की कोई ट्रैक 2 जो है वो बातचीत कोई शुरू हो रही है पाकिस्तान के साथ, तो आप सीधे तौर पर इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आखिर भारत की फॉरेन पॉलिसी है क्या? और ये जो चारों तरफ से भारत गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर लाल आंख दिखाने की बात करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच की छाती की बात करते हैं, पाकिस्तान को निस्त नाबूद कर देंगे। अब देखिए कि एक और बात सामने आ गई कि राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला। जो 6 हमारे शहीद हुए हमारे जवान, उनके बारे में बताया नहीं, और इतने दिनों के बाद वो बता रहे हैं। देश में एक अजीब तरह का माहौल है। ऐसा लगता है इस सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन विदेश नीति तो एक ऐसा मामला है जो हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। उस पर क्या एक तरह का ये खिलवाड़ नहीं है, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास? नहीं, you are slowly turning out to be a banana republic. I'm very sad to say it. आप एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी राम माधव डिसाइड करेंगे। वो जाएंगे, वो बात करेंगे, वो क्या बात करेंगे, किस इशू पे बात करेंगे किसी को नहीं मालूम है।
उसके बाद फिर आपका जो है ईरान, आप अचानक जो है नरेंद्र मोदी साहब को लगा दैट एवरीथिंग दैट इज इस्लामिक और एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम एवरी कंट्री, हम भाई थोड़ा सा एक अलग स्टैंड लेकर के डोमेस्टिक हिंदूज को दिखाएंगे कि देखो वी आर द बिगेस्ट राष्ट्रवादी। तो ये गए साहब, ये ट्रंप और इसराइल के साथ ये खड़े हो गए। पैलेस्टीन को बिना कहे इन्होंने एक तरीके से डेनाउंस ही किया है। आप इसराइल जाते हैं, आप अवार्ड लेते हैं, आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेंगे, आप यहाँ पे चले आते हैं, कंबल ओढ़ के मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, वहां के सुप्रीम लीडर को मारा जाता है, इस देश की तरफ से एक संवेदना का एक स्टेटमेंट नहीं आता, नो क्रिटिसिज्म, नो कंडोलेंसेज, आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप माला जपते रहते हैं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अमेरिका खत्म कर देगा ईरान को, फिर मैं कंबल से बाहर निकलूंगा एंड आई विल एंडोर्स अमेरिका, एंड दैट डजंट हैपन फाइनली, आप फिर मुंह की खाते हैं। सो आई मीन द वे दे आर एक्टिंग, द वे दे आर बिहेविंग, ये इनको जो है ये एक बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादा इंप्रेस्ड रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको लगता है कि अमेरिका और ट्रंप ये खुदा है, ये जो कहेंगे पृथ्वी में वही होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है पूंजीवाद, एंडोर्समेंट ऑफ द वेस्टर्न अमेरिकन कल्चर एंड इट्स बिजनेस पॉलिसी, उसी को यहाँ इमिटेट करो, अपने रेलवे स्टेशन बेचो, अपने एयरपोर्ट बेचो, अपने बिजली के कारखाने बेचो, योर पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आई मीन सेल इट, एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट होगी, पैसा उठाए जाओ, लोन लिए जाओ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, क्या फर्क पड़ता है, जिसको वापस करना होगा वो करता रहेगा, अभी उसको ले आओ, आधा खाओ आधा लगाओ उल्टी सीधी स्कीमों में, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। सो आई मीन दिस इज अ बनाना रिपब्लिक नाउ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपकी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। ईरान में आप जूनियर लेवल के अफसरों को भेजते हैं, कोई सीनियर आदमी वहां जाकर के उनसे मिलता नहीं, बात नहीं करता। अपोजिशन ने बहुत बड़ा काम किया उस वक्त जब वॉर शुरू हुआ था, सुप्रीम लीडर मारे गए, सब लोग गए एम्बेसी में, कतारों की कतारें लगी हुई थी, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब हो, व्हाटएवर बी द रिलीजन, व्हाटएवर बी द पार्टी, एंटायर ऑपोजिशन ने जाकर के वहां पे हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ ईरान को बोला, साहब भारत के लोग आपके साथ हैं, सरकार को जनता मत समझिए और ह्यूमैनिटेरियन नजरिया रखिए हमारी तरफ। और ये गुडविल जेस्चर जब वहां पे उनके नेताओं को बताया गया, तब जाकर के थोड़ा सा आइस जो है वो ब्रेक हुई। ये तो इस देश का हाल है साहब। अब इनको लग रहा है साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आएंगे और इनको हर चीज से बचा लेंगे, और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन और इसराइलीज को पता है, उनके इंटेलिजेंस को, इनके कुछ कच्चे चिट्ठे इस सरकार के नुमाइंदों के, जिसकी वजह से डरते हैं, और जो भी डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल बोलता है ये झुक करके सल्यूट करके उस चीज को फॉलो करते हैं। दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इन दिस कंट्री। आपका एक पोर्ट चला गया, और ये पोर्ट ही नहीं गया है आपका बांग्लादेश में, आपका बहुत कुछ जाएगा धीरे धीरे। आपकी जितनी ट्रेड पॉलिसीज होंगी बांग्लादेश की, इंटेलिजेंट कंट्रीज डू नॉट डू इट इन वन गो, दे डू इट इन एन इंक्रीमेंटल वे। वो धीरे धीरे करके एक एक करके आपको आइसोलेशन में डालेंगे। एंड चाइना इज डूइंग थिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली, और आपके पास उसका कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। आप भी स्ट्रांग बनिए ना। आई मे बी अ कम्युनिस्ट, चाइना इज अ डिफरेंट कंट्री, वी आर अ डिफरेंट कंट्री। आप क्या कर रहे हैं? अरुणाचल पे आपका क्या इंटरफेरेंस है? बीच में आज से 5-7 साल पहले साहब कुछ अरुणाचल के लोग चाइना जाना चाहते थे, इंडियन पासपोर्ट दिया साहब कि इस पे स्टैंप कर दीजिए, चाइनीज ने रिफ्यूज कर दिया, बोला हम नहीं स्टैंप करेंगे, हम अलग से पेपर पे स्टैंप करके आपको दे देंगे, आप उसको अपने पासपोर्ट में स्टेपल करना है करो, नहीं करना है मत करो। एंड दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग। कश्मीर इतना बड़ा है, आप पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, ये वाला कश्मीर जो आपके हाथ में, इसको तो पहले आप बचाइए साहब, यहाँ पे तो कुछ अच्छा करिए, यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट करिए, यहाँ पे कुछ लाइए। यहाँ पे बहुत बड़ा डंका बजाया गया था, हर मूर्ख आदमी यूपी बिहार मध्य प्रदेश कहीं भी इंटीरियर में चले जाइए, गांव में बैठ करके बेवकूफी की बातें, हम तो जी अब कश्मीर जाएंगे, कश्मीर हमारा हो गया, हमें प्लॉट मिलेगा, हम वहां फार्म हाउस बनाएंगे। अरे तुमसे 100 गज जमीन 20 गज जमीन खरीदी नहीं जा रही है अयोध्या में, जबकि वही के तुम ग्राम के निवासी हो, और तुम जाओगे कश्मीर में और वहां जाकर के बंगला बनाओगे। ये सपना देखते देखते ये रह गए। राम मंदिर में जो हुआ वो सबने देखा, हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने चोरी किया, ऑल इज वेल, हम एक बनाना रिपब्लिक है। फैजाबाद का बार एसोसिएशन कहता है कोई भी अगर कोर्ट केस लड़ेगा और 5 लाख रुपए हम उसको फाइन भरना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, हम उसका बहिष्कार करेंगे, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। ये चीज जो है ये संविधान के खिलाफ है। राम जेठमलानी ने केस लड़ा था लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिन्स का, और कहा था जब उनको पॉइंट आउट किया कि प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने मारा है, तो उन्होंने बोला दे स्टिल हैव अ राइट टू जस्टिस, एंड एज अ लॉयर आई एम फ्री
कि मेरे पास जो मौके लाएगा मैं उसका केस लड़ूंगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है साहब कि आप ना केस लड़िए। तो यह इस कंट्री के अंदर सब कुछ एक हिंदुत्व की भावना से एक बनाना रिपब्लिक आप बने हुए हैं कि भाई साहब ये झंडा उठा लो भगवा, इसके लिए कुछ भी बोल दो, किसी की भी भावनाएं हाथ हो जाती हैं। अब आप राम मंदिर में चोरी हुई वो बोलेंगे तो बोलेंगे हमारी भावना हाथ हो रही है। आप राम के मंदिर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और मैंने तो टीवी पे बोला कि ये इतना ढोल पीटने वाले जो कहा करते थे ये सारी चोरी, इसमें ना मुसलमान इन्वॉल्व है, ना इंडिया अलायंस इन्वॉल्व है, ना कम्युनिस्ट पार्टी इन्वॉल्व है, इसमें वही हिंदुत्व के ठेकेदार, द बिग शॉट्स ऑफ द हिंदू मूवमेंट, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया, ये भविष्य के हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर है, इसको अभी देख लो। और मैंने ये अपील करी वहां पर कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, बेशक बीजेपी की है, आप बर्खास्त करिए इस न्यास समिति के नॉनसेंस को एंड लेट द गवर्नमेंट रन द टेंपल्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये चंदे जारा करके हम हर मंदिर को आरएसएस की शाखा थोड़ी ना बना देंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों में घुस करके आरएसएस कहती है हमारा कॉपीराइट है, हम इस मंदिर में शाखा चलाएंगे। क्यों चलाओगे तुम? ये फ्री का रियल एस्टेट ले करके उसमें दफ्तरों को खोल करके आप वहां शाखा चलाएंगे, फिर पीछे से विश्व हिंदू परिषद पहुंचता है। अब आप ये देखिए इनको लॉजिस्टिकली कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जब देश के इतने सारे मंदिरों के प्रमाइसेस इनके ऑपरेशंस के लिए खुल जाते हैं। बीच में तो मुझे ये भी सुनने में आया था, मैं नागपुर में गया था, कुछ दलित संगठनों से मैं मिला तो बोला साहब इन लोगों की अब यहाँ इतनी चलती है नहीं, हमारे मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, हम भी इनको अपोज करते हैं। ये लोग तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर के बजाय अयोध्या को हेडक्वार्टर ही ना बना लिया जाए। ये भी बातें मैंने सुनी थी 1 साल पहले। लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड दैट इज व्हाई द कम्युनिस्ट हम लोगों ने हमेशा डिमांड किया है सरकार का कंट्रोल मंदिरों पे बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे साहब कि हमको हिंदू विरोधी है, वहां पूजा नहीं होगी, वहां पंडित का कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं साहब यू डोंट गिव इट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस टू यूज इट एज देयर डिफेक्टो ऑफिसेस। ये सब चीजें इस मुल्क के अंदर हो रही है, फॉरेन पॉलिसी का पता नहीं है देश के अंदर। ये आप देखिए बार एसोसिएशन के लोग सबके सब बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लर्नेड लोग होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, हजारों लाखों केसेस में वो डील करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो सीधा कह रहा है साहब आप लड़ नहीं सकते केस। क्या ऐसा इस मुल्क में 1947 के बाद से आज तक या उसके पहले भी जब ये इवॉल्व हो रहा था हमारा लीगल सिस्टम, कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो ये उल्टी सीधी बातें, इस मुल्क में सरकार का हस्तक्षेप नहीं। एंड इन अ पुअर अनएजुकेटेड लाइक कंट्री लाइक इंडिया, आपके की लीडरशिप, आपका नेतृत्व एक टीचर के समान होता है, एक पेरेंट के समान होता है। जहां इलेक्शन लड़ करके आपको जीतना है वहां आपको पब्लिक को एक सिखाना भी है, जो नेहरू ने सिखाया था, जो नेहरू ने हमें सिखाया मेरा था। मेरा लास्ट आपसे एक क्वेश्चन विवेक जी, कि मैं ये भी देख रही थी कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। अब यूसीसी का बिल जो है वो पश्चिम बंगाल में भी लेकर आया जाएगा, उसका ड्राफ्ट जो है वो 2 जुलाई को शायद उसके असेंबली में पेश किया जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पूरा हिंदुत्व का एजेंडा है या सो कॉल्ड जो हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वो धीरे धीरे किस तरह से पेनिट्रेट होता हुआ और किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मस्जिदों पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी को भी इलीगल बताकर उसको बुलडोज किया जा रहा है, वो एक तरह का ओपन फील्ड हो गया है। पेपर लीक में बच्चों की लगातार जान जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि लगातार हर तरफ से सरकार जो है वो घिरी हुई है। लेकिन क्या इस सरकार पर किसी तरह का किसी भी चीज का कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि अजीब तरह की बेशर्मी और ढिठाई पे उतर गई है। फॉरेन पॉलिसी से लेकर हम तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे प्रोटेस्ट हो विपक्ष का, चाहे प्रोटेस्ट हम सीजेपी का हम बात कर ले, किसी भी चीज से कोई फर्क तो पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर तो वही रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम तैयार कर लिया है कि हम जनता हमें नहीं बल्कि हम जनता को चुन रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि अब एसआईआर जो है वो दरअसल आपकी सिटीजनशिप जो है उसका प्रमाण बन गया है, जो अभी हमने देखा टेलीग्राफ के एडिटर उनके साथ जो हुआ है। नहीं, अब तो भाई देखिए पासपोर्ट भी नहीं है सबूत कि आप देश के नागरिक हैं। अब कौन सा सबूत है? आधार कार्ड भी नहीं है। फिर कहते हैं साहब बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आइए। अब जो लोग गांव में पैदा हुए हैं, जिनको अपना यही नहीं पता कि हम किस टाइम पे पैदा हुए थे और लगभग क्या था, इंडिया इज अ रूरल कंट्री, वो नहीं पता होता लोगों को कहां से क्या लेकर के आएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन लाएंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दिस कंफ्यूजन इज डेलिबरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है माइनॉरिटीज और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, ऐसी मेरी फीलिंग आती है। क्योंकि ये
ऑपोजिशन के वोट बैंक्स को टारगेट करते हैं, उन एरियाज को, वहां वोट की छटाई होती है, और या माइनॉरिटीज के तबकों में। उसके बाद इनका साहब 4000 वेस्ट बंगाल में हमने देखा किस तरीके से जलाए गए, क्या हुआ। उसके बाद जो है आप कह देते हैं, देखिए साहब 90% मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया था, फिर भी हम ही जीते, 90% मुसलमानों ने तो हमें वोट दे दिया। अब कैसे दिया, क्यों दिया, किसने दिया, कोई नहीं मानता। तो ऐसा है कि पूरे सिस्टम और तंत्र के ऊपर इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा कब्जा इस फिलहाल है, और वो चल रहा है। लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इससे देश के अंदर एक मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। अगर वो रिजाइन करते तो उनका कद बढ़ता। अगर इमीडिएटली बोलते आई एम अ मिनिस्टर, मेरा इसमें हाथ नहीं, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे महकमे में ये हुआ है, मैं एक मॉरली राइट स्टैंड लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं, और इसको पता किया जाए ये क्या है, बाकी की बात में देखी जाए। He did not do it. He's just sitting. He's just sitting, and the government is sitting, and you can keep on protesting. They are not bothered. चंपत राय है, चंपत राय जी को सब पता था, नहीं पता था, इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, उसमें हम डिबेट में जाएंगे, क्योंकि वो नेवर एंडिंग डिबेट हो जाएगी। अब आप साहब दूध के धुले थे, आपकी धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद थी, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था इतने दिनों से, लेकिन आप उसको हेड कर रहे थे, उस न्यास समिति को। तो कम से कम एक शर्मिंदगी में पहला कदम आपको यही उठाना था, आपको कहना चाहिए था आई रिजाइन, बल्कि उस पूरी समिति के सभी सदस्यों को बोलना चाहिए था वी रिजाइन, वी पुट इन द पेपर्स। अब साहब भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तहकीकात करे, चाहे सीबीआई लगाइए या कोर्ट या जज को बिठाइए सिटिंग, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन आप नहीं हटेंगे, आप नहीं हटेंगे। टीवी के ऊपर आकर के एंकर बोलते हैं हम उनको जानते हैं 20 साल से, वो एक फटी हुई धोती में बैठा करते थे, और वो 79 ईयर्स के हैं, और वो दूध के धुले हैं, और हम तो नहीं। अब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यू आर द पुलिस, यू आर द जज। वो गोदी मीडिया का एंकर, वो जज है, वो डिक्लेयर कर रहा है साहब कि ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ही कैन नॉट डू इट। तो ऑल दिस थिंग्स, कहानियां, हमने चांदी को टेस्ट किया तो चांदी की आधी किलो की ब्रिक्स बनाई, फिर उनको लॉकर्स में डाला, कितने डाला, क्या डाला, नोबडी नोस। लेकिन मेरे हिसाब से इट शुड बी अ लेसन फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन। इस मुल्क के नागरिकों को अकल आनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो काल्पनिक हिंदू राष्ट्र। जी बिल्कुल, लग रहा है विवेक जी का सिग्नल्स जो है चले गए हैं, लेकिन बात ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर पूरी ही हो गई है। और थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू।